मैं हूं राज मस्ताना और आज श्री गणेश गोपाल ऑनलाइन क्लासेज में पहली क्लास हिंदी से संबंधित और हिंदी में भी हम आरंभ से लेकर अंत तक कंटिन्यू रेगुलर हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। और आज हम पहली क्लास जो ले रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से हम आरंभ करते हैं आज की इस क्लास का वर्णमाला। मित्रों, आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, उसमें हम क्या क्या और परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्ण हैं, ये सब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बात है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो मित्रों, ये संख्या में दो रूप में देखने को मिलती है। पहली तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या किसकी? मूल वर्णों की संख्या ये कितनी है? तो यदि हमें हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण पूछे जाए तो हमें कितने बताने? 44। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। और कुल वर्णों की संख्या, यदि कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए, कुल वर्णों की संख्या ये कितनी है? यह है 52 यानी कि 52। हिंदी वर्णमाला में कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, ध्यान दें मित्रों, मूल वर्ण पूछा जाए तो हमें कितने बताने? 44। और कुल वर्ण पूछे जाए तो कितने बताने? 52। ये हुई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अब हम पहले हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और फिर देखते हैं कुल वर्ण, यानी कि मूल वर्णों के अलावा जो बचे हुए वर्ण वो कौन से हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में विभाजित किया गया और आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कौन कौन से रूप में विभाजित किया गया। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया। और ये दो भाग कौन कौन से हैं तो आप सभी को याद आ रहा होगा। एक तो हम जिन्हें कहते हैं स्वर और एक कहते हैं व्यंजन। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला स्वर और दूसरा
व्यंजन। ठीक है, अब हम ये स्वर और व्यंजन जो है इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। हम पहले जानते हैं स्वर क्या है। पहले बार अध्ययन करते हैं स्वर। स्वर क्या है? तो स्वर क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये हुई स्वर की परिभाषा। वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। 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 तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। अब हम ये जानते हैं कि ये 11 स्वर कौन कौन से हैं। क्या देखते हैं? 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं 11 स्वर लिखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हुए 11। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वर है। अब देखो इन स्वरों का भी विभाजन किया गया है, और वो किस आधार में किया गया है, कौन कौन से आधारों पर ये स्वरों का विभाजन किया गया, तो हम सभी विस्तार से अध्ययन करते हैं। विभाजन है वो पहले उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में विभाजित किया गया। है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखो ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। हम सर्वप्रथम ये देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को
लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। देखो होता क्या है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, ये क्या है, जिनके उच्चारण में सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें लघु या ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो अब ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और ये 4 कौन कौन से है ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ और री। इन्हीं स्वरों को क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या, मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा एक एक होती, इसलिए इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें लघु या ह्रस्व भी कहते हैं, और ये इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आगे आते हैं दीर्घ स्वर, यहाँ देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। फिर अन्य उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 7। कितनी है, संख्या बराबर कितनी है, 7। और ये कौन कौन से हैं, तो ये है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये सातों स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हीं स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इन्हीं स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब संधि के हिसाब से हम इनका और इनका यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को संधि के हिसाब से देखते हैं कि संधि के हिसाब से इन्हें कैसे विभाजित किया गया है। यहाँ तक लिखें, संधि का नाम लिखते हैं कैसे। देखो सर्वप्रथम हमने मूल स्वर पढ़े, तो यहाँ मूल स्वर, फिर संधि दीर्घ स्वर, फिर गुण स्वर और फिर वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। देखो मूल स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में कौन सा आएगा,
आ। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ए बराबर आ। अब दीर्घ स्वर ई, इसका निर्माण ई प्लस ई। अब ऊ प्लस ऊ री। री में कोई, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर नहीं, री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए री दीर्घ स्वर में नहीं आएगा, दीर्घ स्वर संधि में नहीं आएगा। अब है गुण। देखो गुण में कौन सा? ए प्लस ई ओ ए प्लस ऊ। ठीक है। देखो वृद्धि में आई आ प्लस ए औ का निर्माण होगा आ प्लस ओ। इस प्रकार ये संधि स्वर है। इनके अलावा देखो यहाँ अरबी पढ़ते हैं और यहाँ आर भी पढ़ते हैं, और ये देखो संधि है, यहाँ संधि पढ़ेंगे तब काम आएंगे अर और आर का निर्माण। संधि पढ़ेंगे तब अर और आर काम आएगा, अभी स्वरों में नहीं। अगर यदि हमें संधि के साथ स्वर पूछे तो गुण संधि से बनने वाले स्वर कौन कौन से हैं? ए और ओ। वृद्धि से बनने वाले आई और औ। इसी प्रकार दीर्घ से आ ई उ। मूल स्वर 4 है। ठीक है। ये हुआ संधि के साथ। इस ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी क्या नहीं होती? कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं। ठीक है। अब है आ की मात्रा ये, ई की मात्रा ये, और इसी की ये, उ की मात्रा ये, और इस उ की मात्रा ये, री की मात्रा ये, एक की मात्रा ये, और ए की मात्रा ये। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है, और औ की मात्रा इस प्रकार होती है। देखो इस ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ए क्या है? मात्रा विहीन स्वर है। ठीक है। मात्रा विहीन स्वर कौन सा है? ए, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये हुआ व्यंजन। और व्यंजन की हम देखते हैं परिभाषा। क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं। वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता हो व्यंजन कहते हैं। देखो हमने जो परिभाषा लिखी वो परिभाषा की वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से किया जाता हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखना क्या, अब ये व्यंजन है तो इसके यदि हम टुकड़े करें तो क प्लस ए, इस क से ये ए बार निकल आया, तो ये ए तो क्या है? स्वर है। पर ये क क्या है? ये है व्यंजन, और ये क्या है? स्वर। हम इसे लिख तो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख तो सकते हैं, लेकिन
बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और यदि हमें इस क को बोलना है तो इसका रूप भी ये हो जाएगा और फिर हमें ये ए इसमें मिलाना पड़ेगा। बिना स्वर की सहायता से हम क्या नहीं करते, व्यंजन को नहीं बोल सकते। जैसे देखो, एक शब्द लिखते हैं और उस शब्द के टुकड़े करते हैं और फिर उससे व्यंजन और स्वर बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे लिख शब्द लेते हैं, क्या लिया हमने, लिख, एक शब्द लिया। इस शब्द के यदि हम टुकड़े करें तो ले प्लस ई प्लस ख प्लस ए। देखो जो जो ये अलग रूप में है ये क्या है, व्यंजन है। ये दोनों क्या है, व्यंजन है, क्योंकि हम इन्हें लिख सकते हैं। पर यदि हमें इनके उच्चारण करना है तो हमें इन दोनों स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये दोनों क्या है, स्वर है। ये दोनों क्या है, स्वर है। इनके उच्चारण यदि हम इसे लिखेंगे या टुकड़े करके ऐसा करेंगे, यानी कि लिख शब्द को यदि हम टुकड़े करें तो ले ई है और है, ये हम लिख सकते हैं, इसे बोल नहीं सकते। याद रखना, इन्हें हम लिख सकते, सिर्फ बोल नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार ये हुई व्यंजन की परिभाषा। अब हम देखते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, व्यंजन परिभाषा होगी। अब है इनकी संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो मान्य है वो 33 है। हमने अभी के मूल व्यंजन पढ़े थे, मूल वर्ण 44 में से 33, क्योंकि हमने 11 स्वर पढ़ लिए थे। 11 क्या पढ़ लिए थे, स्वर। अब बचे कितने, 33। 44 में से 11 गए तो 33 बचे। तो अब ये 33 क्या रहे, व्यंजन। और ये 33 व्यंजन कौन कौन से, ये देखते हैं। देखो सर्वप्रथम हम देखते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या है, देखो वर्गों को, व्यंजनों को क्या वर्गों में बांट रखा, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। कैसे लेकर मैं तक के, में कैसे लेकर मैं तक के सभी व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। कौन से, कैसे लेकर मैं तक के सभी व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। कैसे, देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें विभिन्न वर्गों में बांट रखा, इसलिए इनको क्या बनाया गया, वर्गीय व्यंजन। और ये इन वर्गों में आने वाले वर्ण कौन कौन से, अब ये देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं जो इन वर्गों में आते हैं। के अंदर आते हैं क, ख, ग, अंदर। च के अंदर च, छ, ज, ज और ये। ट के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और अण। ट के अंतर्गत आ जाते हैं त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। ये सभी
इस वर्ग के अंदर डालो। क वर्ग में क वर्ग में क ख ग ग अंग, च वर्ग में च छ ज ज य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये सभी वर्ग में है। एक वर्ग में कितने हैं? 5। एक वर्ग में कितने हैं? 5 और 5 25, तो कितने हुए? 25 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। आगे वाले ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन ये है श श श श स और है। ये देखो, ये है ऊष्म व्यंजन श श स और है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और अगले कौन से हैं? ऊष्म, अगले हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। देखो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो य र ल और व। ये य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 4 25, 25 से इनकी संख्या कितनी हुई? 4, और इनकी संख्या भी कितनी हुई? 4, 4 4 प्लस 8, 8 25 8, 25 प्लस 8 बराबर 33 हो गए। ये हुए हमारे 33 ही व्यंजन। कितने हुए? 33। मूल वर्ण की संख्या बताई थी, मूल वर्ण की संख्या कितनी बताई थी? 44। देखो 44 हमने अभी पढ़े, पहले क्या पढ़ा था? स्वर कितने बताए थे? 11। फिर बताए थे हमने व्यंजन कितने बताए थे? 33। इनका भी विभाजन किया था हमने। कौन कौन से थे? वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी थी? 25। वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी? 25। फिर हमने बताया था अंतस्थ ऊष्म व्यंजन, फिर बताए थे ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या बताई थी 4। फिर बताए थे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी बताई थी? 4 4 4 25 33 33 और 11, ये कितने हुए? 44। ठीक है, ये तो थे मूल वर्ण। ये क्या थे? मूल वर्ण। अब इनके अलावा हमने ये भाई और पढ़ा था कि कुल वर्ण की संख्या कितनी बताई थी? कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 52। कितनी बताई थी? 52। चलो हमने 44 तक तो यहाँ पढ़नी है। अब इनके अलावा जो बाकी है वो पढ़ते हैं। देखो 4 ध्वनि हैं जिन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इनके अलावा क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने हो,
मिलकर बने हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ऐसे व्यंजन कितने हैं? ऐसे व्यंजनों की संख्या है 4। कितनी है? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और स। देखो इनका निर्माण कैसे हुआ। क्ष का निर्माण क प्लस स प्लस ए, त्र का निर्माण त प्लस र प्लस ए, ज ज्ञ का निर्माण ज प्लस य प्लस ए, त्र का निर्माण स प्लस र प्लस है। ये है इनका निर्माण और इनकी संख्या कितनी? 4। इनके अलावा हमारे पास और वर्ण है, वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं ढ और ढ को। ठीक है, ढ और ढ को, यह है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके अलावा 2 ध्वनियां हैं, 2 ध्वनियां जिन्हें कहते हैं अयोग वाह। 2 ध्वनियां हैं जिन्हें अयोग वाह कहते हैं। वह है एक तो अम और एक है अ। नहीं तो स्वर है, नहीं तो स्वर है और नहीं व्यंजन। तो फिर ये क्या है? तो फिर ये कहलाते हैं अयोगवाह। और इनके जो अयोगवाह है ये कितने हैं? तो 2 है, नहीं तो स्वर है और नहीं व्यंजन है। हम अयोगवाह के बारे में तो विस्तार से पढ़ते हैं, तो इस प्रकार पहले इनको गिन लेते हैं कि ये कितने कैसे हुए। 2 तो ये 2 ये 8 8 44 44 प्लस 8 बराबर कितने हो गए? 52। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी बताएगी? कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। देखो संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने और संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी? 4। उत्क्षिप्त कितने हैं? 2। इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, और अयोगवाह, हम अयोगवाह को विस्तार से पढ़ते हैं ऊपर। अयोगवाह, देखो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह पहली बात तो ये नहीं, यह स्वर नहीं है। दूसरी बात है यह व्यंजन नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर ये अयोगवाह है। और इनका उच्चारण, तीसरी बात है इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। देखो स्वतंत्र रूप से तो उच्चारण व्यंजन का भी नहीं होता है। अभी पढ़े हैं ना व्यंजन, तो व्यंजनों का भी स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता और इनका भी नहीं होता। पर अयोगवाह और व्यंजन में फर्क क्या है? ये हमेशा, चौथी बात, ये
हमेशा स्वर के साथ बोले जाते हैं, साथ उच्चारित होते हैं, और हमेशा क्या होता है, स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद या ऊपर प्रयोग किया जाता है, देखो स्वर और व्यंजन में, सॉरी अयोगवाह और व्यंजन में सिर्फ इतना सा अंतर है, व्यंजन के बाद स्वर आता है, लेकिन अयोगवाह स्वर के बाद या ऊपर आते हैं। ठीक है, अयोगवाह ध्वनियां दो है, कौन कौन सी थी, तो ये है एक तो अम और एक है अह। देखो उदाहरण, अम और अह, देखो अ स्वर है, ठीक है, यह है अयोगवाह। अयोगवाह क्या, यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन नहीं है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यह हमेशा स्वर के साथ उच्चारित होते हैं, यह हमेशा स्वर के साथ उच्चारित होते हैं, स्वर के बाद या ऊपर प्रयोग किया जाता है। विशेष तथ्य, ये विशेष तथ्य क्या, कुछ व्यंजन ऐसे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे देखो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या पढ़ी थी हमने, कितनी पढ़ी थी, 4, उनकी संख्या, ये कौन कौन से थे, श, श, स और है। देखो हम देख लेते हैं, ये चारों थे ऊष्म व्यंजन। इनका क्या होता, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा मुख अवयव से निकलते समय बड़ी गर्म हो जाती है, ऊष्मा के रूप में, इसलिए घर्षण करके निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। देखो जैसे प्रयोग करते हैं, श, श, स और है, इसलिए इनको क्या कहा है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्योंकि इनके उच्चारण में मुख अवयव में घर्षण होता है, और वो वायु क्या होता है, गर्म, यानी ऊष्मा के रूप में, के ऊष्मा की तरह गर्म हो जाती है, भाप से गर्म, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब देखो हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी थी, 4, और ये कौन कौन से थे, ये, रे, ले और वे। देखो ये, रे, ले, वे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन या ध्वनि, लुंठित या लुंठित क्या है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन या ध्वनि, ये क्या है, ये रे को कहा जाता है। देखो रे के उच्चारण में जिह्वा बार बार ऊपर नीचे होती है, क्या होता है, रे के उच्चारण में जिह्वा बार बार ऊपर नीचे होती है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित ध्वनि या व्यंजन कहते हैं। देखो रे, 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 ऐसा है ना, और ले ये हुआ है, और एक है
पार्श्विक ध्वनि या व्यंजन। ये क्या है? तो ले। देखो ले 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 को क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ले के उच्चारण में ले जिह्वा मसोड़ों के पास जाकर फैल जाती है और जो वायु रहती है वो दोनों मसोड़ों के पास से यानी कि पार्श्व से होकर गुजरती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? पार्श्व ध्वनि या व्यंजन भी कहा जाता है। अब रहा ये और ले, ये और वह, है ना, इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन, ये और वह को कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये और वह को अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। ये और वह को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण लगभग स्वरों के समान होता है। लगभग स्वरों के समान इनका उच्चारण होने के कारण ये और वह को क्या कहा जाता? अर्ध स्वर व्यंजन। इनका उच्चारण बिल्कुल आसानी से हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता? ये और वह को। देखो बड़े प्रश्न यहां से मोस्ट प्रश्न बनते हैं। पहला है ले और दे में वह। लुंठित ध्वनि या व्यंजन है, तो लुंठित जिसमें जिह्वा बार बार ऊपर नीचे हो उन्हें क्या कहा जाता? रे। रे को क्या कहते हैं? लुंठित ध्वनि। और क्वेश्चन नंबर 2, वह ध्वनि या व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु पाश को छूकर निकलती है, ऐसी ध्वनि। वह ध्वनि या व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु पार्श्व को छूकर निकलती है। ऑप्शन वही ऊपर वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।